भारत की क्रूड सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है। आज लोकसभा में राहुल गांधी के सवाल का जवाब देते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पेट्रोलियम के मामले में पड़ोसी देशों की तुलना में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अलग रास्ते से भारत को कच्चे तेल मिल रहा है। India's crude supply position is secure and volumes secured exceed what the Hormuz would have delivered. Before the crisis, approximately 45% of India's crude imports transited through the Hormuz route. Thanks to the Honorable Prime Minister's outstanding diplomatic outreach and goodwill, India has secured crude volumes that exceed what the disrupted Strait of Hormuz could have delivered in the same period. इससे पहले राहुल गांधी ने क्रूड संकट का हवाला देते हुए सरकार से पूछा कि रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका की इजाजत लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। And this is a very puzzling fact for me. It has been a very puzzling fact why a nation the size of India would allow any other nation, the president of another nation, to give us permission to buy Russian oil, to decide who our relationships are with. And this has been a puzzle, and I've been trying to figure this puzzle out. And I have figured the puzzle out. And the puzzle is about compromise. अब आपको बता दें, सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दूसरी तरफ फंसे भारतीय शिप की आवाजाही पर ईरान सरकार से बातचीत चल रही है। फिलहाल 2 शिप को हरी झंडी मिली है और इस बीच विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुए बताया कि सरकार मिडिल ईस्ट में फंसे भारतीयों की मदद कर रही है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण जी, क्या बताया है विदेश मंत्रालय ने और युद्ध के इस मोर्चे पर सरकार क्या एक्शन ले रही है? देखिए, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें साफ तौर से ये कह दिया गया है कि भारत सरकार ईरान के साथ लगातार संपर्क में है और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पेसिफिक बताया कि 3 बार भारत के विदेश मंत्री और ईरान के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हो चुकी है और आखिरी बार जो बातचीत हुई है वो 2 मुद्दे पर हुई है कि भारत के शिप को कैसे सुरक्षित लाया जाए और भारतीय सीफेरर जो उधर फंसे हुए हैं उनको कैसे सुरक्षित भारत पहुंचाया जाए। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल इन्होंने नहीं दी, लेकिन जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों देशों के बीच चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैसे भारत आने वाले शिप की आवाजाही सुरक्षित तरीके से सुनिश्चित की जाए। ज़रूरी नहीं कि हर शिप भारत में आए वो सुरक्षित हो, लेकिन सीमित संख्या में छूट दी जाए कि भारत के शिप अगर आते हैं जिस पे भारत के झंडे लगे होते हैं, फ्लैग लगे होते हैं, उस पर कोई हमला नहीं होगा, या फिर भारत के झंडे नहीं भी लगे हैं लेकिन अगर वो शिप भारत आने वाले हैं तो उस पर हमला नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाए। हालांकि अभी तक कोई आश्वासन या फिर ठोस सहमति नहीं बनी ऐसा संकेत मिल रहा है, लेकिन सकारात्मक संदेश जरूर मिले हैं। चूंकि 3 या 4 अलग अलग ईरान के नेवी शिप को यहाँ पे भारत से कहा गया था कि आप हम अपने यहाँ लगाने की इजाज़त दीजिए, तो उसमें से एक को इजाज़त भारत दे चुका है। तो ये सब कुछ ऐसा है कि हम भी कुछ आपकी बात को मानेंगे, आप भी हमारी कुछ बात को मानिए। इसके तहत बहुत हद तक संभावना है कि ईरान सीमित संख्या में भारतीय शिप को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित तरीके से गुजरने की छूट दे दे, यानी उस पर हमला न करे, सुनिश्चित करे। हालांकि बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ 24 भारतीय शिप जब मैं कह रहा हूं तो ऐसे शिप जिस पे भारत के झंडे लगे हुए हैं या वैसे शिप जो भारत आने वाले हैं, 24 ऐसे शिप उधर फंसे हुए थे। उसमें से 600 से ज़्यादा सी फेरर वहाँ पे थे। उनकी सुरक्षा लाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार की, इसको लेकर बातचीत चल रही है। उसमें से 2 शिप जो सरकार ने औपचारिक तौर से स्वीकार नहीं किया है, लेकिन सूत्र संकेत दे रहे हैं कि 2 शिप जो है उसको लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने दिया जाए। इसको लेकर काफ़ी हद तक सहमति बनती हुई दिखी है और शायद वहाँ से गुजरता हुआ हमें दिख रहा है। इसमें से एक में कच्चा तेल है, दूसरे में क्या है अभी तो कंफर्म नहीं हो पाया है। तो हालात जैसे जैसे बिगड़ते जा रहे हैं, लंबा खिंचता जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी दुनिया के देशों के लिए बंद होता जा रहा है। वहाँ पे भारत की कोशिश ये है कि कुछ एक रास्ते के जरिए कुछ हद तक ही सही वहाँ निकल करके यहाँ पे लाया जाए। इस बीच 3 मंत्रियों की सरकार ने कमेटी गठित की है गृह मंत्री की अगुवाई में, जिसमें विदेश मंत्री और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इसमें रहने वाले हैं, जो सारे मंत्रालयों को तालमेल बैठाएंगे और हालात पर नज़र रखते हुए तत्काल जिस कदम की जरूरत पड़ेगी वो कदम उठाएंगे। जी लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
अब आपको बता दें, एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की खबरों के बीच ग्रामीण इलाकों में सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है। ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, बताइए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग को लेकर आखिर क्या है लेटेस्ट अपडेट? देखिए, वेस्ट एशिया में लगातार वार चल रही है और उसके बीच में एलपीजी की सप्लाई में थोड़ी सी रुकावट भी आई है और इस वक्त जो काफ़ी सारे लोग हैं वो गैस एजेंसियों के सामने लाइन भी लगा रहे हैं। तो सरकार ने पहले जो आपको जो एक बार सिलेंडर आप बुक कर लेते हैं तो दोबारा 21 दिन के बाद सिलेंडर मिलता था, तो सरकार ने इस समय सीमा को बढ़ा करके 25 दिन कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने एक और फैसला लिया है, जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सिलेंडर 25 दिन की बजाय 45 दिन के अंदर मिलेगा। शहरी इलाकों में इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया, उनको 25 दिन के बाद ही सिलेंडर मिलेगा। दरअसल ये भी बता दूं कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर सिलेंडर की जो औसतन बुकिंग है वो 5 होती है। साल के अंदर 5 से ज्यादा लोग सिलेंडर बुक नहीं कराते। लेकिन जिस तरह से अभी काफी सारी अफवाह फैल रही है कि गैस की कमी है, तो बहुत सारे लोग अपना सिलेंडर ला करके दोबारा से भरवाने में लग गए हैं। तो उसको देखते हुए उसकी कमी को रोकने और उस कमी को रोकने के लिए, ताकि सब लोगों को बराबर एलपीजी मिल सके, तो सरकार ने ये समय सीमा को 25 दिन से बढ़ा करके 45 दिन कर दिया। तो जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर आप 45 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर की बुकिंग करवा सकेंगे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। दिल्ली के फेमस छोले भटूरे पर भी युद्ध का असर दिखाई दे रहा है। गैस की कमी के कारण दिल्ली में दुकानों पर छोले भटूरे बनना बंद कर दिया है। देखिए दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। आम दिनों में यहाँ पर छोले भटूरे खाने के लिए लोगों का तांता लगता है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ गिने चुने आइटम्स ही बनाए जा रहे हैं। वजह यही है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। तो एक बड़ी समस्या दुकानदारों के सामने है। भैया, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, कितनी दिक्कत हो रही है? स्पेशली आपने बोर्ड लगाया और छोले भटूरे तो बहुत फेमस है यहाँ के। बंद ही है ये छोले भटूरे, उसमें गैस ज्यादा लगता है इसलिए बंद किया हुआ है ना। छोले भटूरे जो काफी फेमस है यहाँ के, वो आपने बनाना बंद कर दिए हैं। सिर्फ 1 से 2 आइटम्स बन रहे हैं, क्यों? गैस नहीं मिल रही है इसलिए बेटे। छोले भटूरे, रोटी की थाली और ये 3-4 चीज हमने बंद की है। अभी हम राजमा और कढ़ी बेच रहे हैं। आज हमने शाही पनीर बनाया, कल से नहीं बनेगा। अच्छा, शाही पनीर भी अब बंद हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा। और वजह क्या है? सिलेंडर को बैन कर दिया। अच्छा, मिल नहीं रहा बेटा, बुक भी नहीं होगा। यहाँ पर जो गैस की सप्लाई है उस पर असर दिख रहा है और सिलेंडर नहीं मिलने से किस तरह की हालत बाजारों में है, ये मैंने आपको दिखाया। दीपाली नंदा, दिल्ली। वेस्ट एशिया में युद्ध का असर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली के मुखर्जी नगर और नेहरू नगर इलाके में ज्यादातर ढाबे बंद है और पीजी में चलने वाले मेस में भी कई जगह सिर्फ मेन्यू मील की भी कटौती हो रही है। आलोक प्रियदर्शी ने यूपीएससी एस्पायरेंट्स और पीजी मालिकों से बात की है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में और यहाँ पर बड़े पैमाने पर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे यहाँ पर होते हैं। मुखर्जी नगर में लगभग 256 पीजी हैं, जिसमें 70% पीजी में मेस चलते हैं। वहीं जो गांधी विहार और नेहरू विहार है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे इंडिविजुअल्स कमरा लेकर रहते हैं और अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद करते हैं। लेकिन उन सभी के सामने खाने पीने का संकट आ गया है, क्योंकि गैस सिलेंडर की कमी है, गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। और मेरे बगल में जो बाबा है वो बता भी रहे हैं कि दिक्कत हो रही है किस तरह से। भाई साहब, ये बताइए कि ये तो चाय की दुकान भी बंद हो गई। चाय की दुकान बंद हो गई, कल से सिलेंडर नहीं मिल रहा है, गैस नहीं मिल रही है, इसलिए चाय की दुकान बंद करना पड़ा। बिना गैस के कहाँ चलेगी, क्या कहते हैं? क्या स्थिति है इस वक्त एलपीजी की, खासतौर से मुखर्जी नगर में जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं, खाते पीते हैं, आपके यहाँ तो सुबह से आने शुरू हो जाते होंगे? अब स्थिति यह है कि शॉर्टेज तो चल रही है, ऑन ग्राउंड तो यही रियलिटी है। और अब हमारे पास ऑप्शन यही बचता है कि हम लक्कड़ या कोयले से तंदूर या देसी चूल्हे वो बनाएं। कितने बच्चे आते हैं रोज खाने के लिए? बच्चे तो है नहीं, क्योंकि बच्चे तो घर चले गए। क्यों? बच्चे घर चले गए, गैस नहीं है बच्चों के पास। कुछ बच्चे होटलों में खाते हैं, कुछ बच्चे बड़ा खाते हैं। तो जो बच्चे खा रहे थे वे घर चले गए महंगाई की वजह से। हमने यहाँ के पूरे इलाके में जानने की कोशिश करी कि बच्चों के साथ क्या समस्या है, उनको खाने पीने की कितनी दिक्कत हो रही है। और इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है मुखर्जी नगर छोड़ के अपने घरों की तरफ लौट गए हैं, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मेस में खाने की कटौती हो रही है, मेन्यू में कटौती हो रही है और एक टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा। तो इस तरह की समस्या मुखर्जी नगर खासतौर से और आसपास के इलाकों में देखने को मिल रही है। कैमरामैन बलबीर के साथ आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़, दिल्ली। तो अमेरिका के सामने ईरान किस दम पर टिका है और तेल संकट पैदा कर ईरान क्या हासिल कर लेगा? आज इसी पर होगी आवाज अड्डा में चर्चा। बेकाबू यूएस ईरान, क्या होगा अंजाम? जरूर देखिए शाम 7:57 पर। नजर आज के बाजार के हाल पर।
ग्लोबल टेंशन से बाजार के सेंटिमेंट्स बिगड़े हुए हैं। सेंसेक्स एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी प्रेशर रहा। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में निचले स्तर से थोड़ा सुधार दिखा है। बाजार में कैसे रहा है कारोबार, पूरी डिटेल बता रही है कंचन नौटियाल। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में डेफिनेटली वापस से एक दबाव जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी की बात करी जाए तो यहाँ पे करीब 23,650 से नीचे की क्लोजिंग दिखाई है। सेंसेक्स 850 अंकों की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। वही बात कर ले बैंकिंग शेयर्स की, बैंक निफ्टी की, तो यहाँ पे भी 600 650 अंकों की कमजोरी आज के सत्र में देखने को मिली है। लेकिन कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जहां पे गिरते हुए मार्केट में भी एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो हमें देखने को मिला है। सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर देखिए, करीबन 2% की तेजी यहां पे देखी गई है। इसके अलावा हम बात करें कैपिटल गुड की, ऑयल एंड गैस की और मेटल शेयर्स की, तो यहां पे जो मोमेंटम था वो पॉजिटिव साइड में था। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स आप देख ले तो यहां पे जो नेगेटिव मोमेंटम है हमें गहराता हुआ ही दिखाई दे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो आप मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स देखेंगे पावर सेक्टर से ही आपको दिखाई देंगे। कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, इसके अलावा जियो फाइनेंशियल में आज एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड का रहा है। लूजिंग पॉकेट की अगर बात कर ले तो ऑटो शेयर्स ने यहाँ पे लीड रखी है। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशा मोटर, मारुति सुजुकी और इसके अलावा बजाज फाइनेंस भी आज प्रेशर में आता हुआ दिखाई पड़ा है। अब बात करते हैं पावर शेयर की, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए इंडिया के अंदर जो पावर का इस टाइम पे मोमेंटम है काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। गर्मी का सीजन बहुत बढ़ गया है, उसकी वजह से पावर की जो जनरेशन है वो ज्यादा मांगी जा रही है। और यही नहीं बल्कि जो सप्लाई क्रंच है उससे भी जो चीजें हैं वो बिगड़ती हुई नजर आई है। लेकिन वो बिगड़ा हुआ माहौल जो पावर सेक्टर है उनके लिए तेजी का एक मोमेंटम बन गया है। और देखिए क्या शानदार रिटर्न यहाँ पे आज के सत्र में देखने को मिले हैं। अडानी पावर करीबन 7.5%, एनएलसी इंडिया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और साथ में भारत हेवी में भी अच्छी खासी तेजी जो है वो आज के सत्र में देखी गई है। लूजिंग पॉकेट की बात कर ले तो ऑटो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे दिखाई देगा। टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर, अपोलो टायर यहाँ पे भारी दबाव के साथ बंद हुए हैं। एक तो सेमीकंडक्टर को लेके काफी ज्यादा जो प्रेशर है वो बना हुआ है और इन गाड़ियों में जो है सेमीकंडक्टर का काफी यूज होता है। वहां पे भी सप्लाई क्रंच आ रहा है। ताइवान से जो वो प्रोडक्शन है वहां पे एक हॉल्ट लगता हुआ नजर आया है और काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसने आज लूजिंग पॉकेट में ऑटो सेक्टर को अव्वल नंबर पर रखा है। लेकिन ऑन एंड ऑल अगर हम बाजार के पूरे में बात करें तो बाजार में भारी गिरावट जो है आज के सत्र में देखने को मिली है। मार्केट में इन दिनों वेट लॉस दवाइयों की भरमार है, पर अब फार्मा कंपनियां अवेयरनेस के नाम पर इन दवाओं का प्रमोशन नहीं कर पाएंगी। सरकार ने इस पर कड़ी सख्ती की है। आखिर क्यों उठाना पड़ा ये कदम, इसी पर चर्चा करेंगे शाम 5:57 पर सिर्फ कंज्यूमर अड्डा में।